everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. ठीक है. Least cost combination of factors. देखिए, हमने पढ़ा ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन. ठीक है, यानी कि अब हम बात करेंगे. मैंने बताया था ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशंस को जानने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी. पहली चीज आइसोक्वांट और दूसरी चीज आइसोकोस्ट लाइन. आइसोक्वांट और आइसोकोस्ट लाइन दोनों को ही हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं. ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी है. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम इज ए पोजीशन, इज ए कंडीशन जहां पे प्रोड्यूसर अपना ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि इससे ज्यादा करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, और अगर इससे कम वो प्रोडक्शन करता है तो उसको लॉसेस होंगे. बेसिकली इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं दैट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए पोजीशन ऑफ रेस्ट, which means that प्रोड्यूसर अपने उस ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन से मूव ही नहीं करना चाहता है. ना तो वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है, ना वो उससे कम प्रोड्यूस करना चाहता है. तो बेसिकली प्रोड्यूसर जो है वो एक ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन को अटेन करता है और वो उसी पे स्टिक करना चाहता है. उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं है अपने उस फैक्टर कॉम्बिनेशन से हटने में. ठीक है, तो जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, सॉरी, कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो रेशनल है. अब रेशनल प्रोड्यूसर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम में दो तरीके से पहुंचता है. रेशनल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में दो तरीके से पहुंच सकता है. कौन कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहला तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करे. ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट सब्जेक्ट टू ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि मुझे 200 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस करना है. ठीक है, सब्जेक्ट टू एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. 200 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस करना है और इसको कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना है. ठीक है, जब प्रोड्यूसर कॉस्ट मिनिमाइजेशन को फॉलो कर रहा होता है तो इसी को हम बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स का क्या मतलब है कि लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी कि कम से कम कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर जो है उस पे हमारा प्रोड्यूसर ऑपरेट कर रहा होता है. या फिर दूसरा तरीका है कि ही विल बी मैक्सिमाइजिंग आउटपुट सब्जेक्ट टू ए गिवन कॉस्ट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसको एक कॉस्ट दी होगी, जैसे कि लेट्स से आपके पास 500 रुपए का
टोटल कॉस्ट आउटले है। अब इसमें क्या करना है, आपको मैक्सिमम आउटपुट करना है, यानी कि इसमें अब आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल के अपना इक्विलिब्रियम अटेन करना है। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एक ही चीज है तीनों। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, क्या समझना है हमको? दैट वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर हमको ढूंढना है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे कॉस्ट कॉम्बिनेशंस हैं। कॉस्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो है, इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। देखिए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, लेकिन इसमें हमारा कंस्ट्रेंट क्या था? कॉस्ट मिनिमाइजेशन में व्हाट वर आवर कंस्ट्रेंट? हमारा कंस्ट्रेंट क्या था बताइए, आपने थोड़ी देर पहले बताया, सब्जेक्ट टू ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि मेरे को 500 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट डिसाइड करते हैं कि हमको कितना आउटपुट बनाना है। तो हमने डिसाइड किया 500 यूनिट का आउटपुट बनाना है। अब हमें वो कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें कम से कम कॉस्ट में हम 500 यूनिट ऑफ आउटपुट बना दें। बेसिकली हमारा इसमें एक आइसो क्वांट होगा जो कि 500 यूनिट ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और बहुत सारी आइसो कॉस्ट लाइंस का हमारे पास ऑप्शंस होगा। बहुत सारी आइसो कॉस्ट लाइन और एक आइसो क्वांट, और उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। ठीक है, बनाते हैं। दिस इज कैपिटल, दिस इज लेबर। ये क्या हो गई? ये सारी मेरी आइसोक्वांट लाइन है, ए पी। ठीक है, सी टी, अलग अलग मैं नाम दे रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। यू एफ एच जी। अब मैंने क्या बताया, आई हैव टू ड्रॉ ए आइसोक्वांट विच विल गिव मी 500 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये किस तरीके से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये अभी हम आपको समझाएंगे। लेट्स से इस पॉइंट को हम आर बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम एस बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम टी बोल देते हैं, और इस पॉइंट को हम जे बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बनाया, मैंने बनाया बहुत सारे आइसो कॉस्ट लाइन जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं, और उसके साथ में मैंने बनाया एक आइसो क्वांट जो कि हमें 500 यूनिट्स को बता रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम इस डायग्राम को देखें तो वी कैन से दैट कॉस्ट विल बी मिनिमम एट पॉइंट ई। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा एट ई पे होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेरी जो आइसो कॉस्ट लाइन है दैट इज टेंजेंट टू द आइसो क्वांट। जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो उसमें भी तो सेम चीज पढ़ी थी, दैट देयर मस्ट बी टेंजेंसी बिटवीन द बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो सेम बात, मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? वेयर देयर इज द
टेंजेंसी बिटवीन आइसोकोस्टलाइन एंड आइसोकॉल, वहां पे मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है, सो एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आई विल बी using this amount of capital and this amount of labor. Let's say I'll be using ON amount of capital and OM amount of labor. At equilibrium मैं ON amount of capital को यूज कर रही हूँ and OM amount of labor को यूज कर रही हूँ। इतने में कोई कंफ्यूजन है? अब आपका पॉइंट ये होगा कि वाई इट इज एन इक्विलिब्रियम और केवल ई पॉइंट ही क्यों हमें मिनिमम कॉस्ट बता रहा है। टेंजेंसी तो अदर जगह भी है, देखो इंटरसेक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, आर पे भी, एस पे भी, टी पे भी, जे भी। अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ टच तो ये टी को भी कर रहा है, जे को भी कर रहा है। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि ये जो आर एस टी जे, आर एस टी जे, ये किस पे है? हायर साइड ऑफ आइसोकोस्टलाइन। और जब मैंने आपका आइसोकोस्टलाइन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जितना ओरिजिन के पास में कोस्ट लाइन होगी उतना ही कम कॉस्ट लगेगा। तो ये क्या है? राइटर साइड में है, विच मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग हायर कॉस्ट। ठीक है, अब हायर कॉस्ट पे क्यों प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर को कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? विच इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आर एस टी जे, ये क्या है? हायर आइसोक्वांट पे है। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑन हायर आइसोकोस्ट लाइन। अब हायर आइसोकोस्ट लाइन का मतलब ये है कि हायर कॉस्ट पे होंगे, तो कोई भी प्रोड्यूसर ज्यादा कॉस्ट पे नहीं करना चाहेगा। देखिए, मेरे को आउटपुट तो 500 ही मिलना है ना, तो 500 मेरे को जब सेकेंड आइसोक्वांट पे, सेकेंड आइसोकोस्ट पे मिल सकता है, तो मैं उसको आर या एस लेवल पे प्रोड्यूस क्यों करूं? मैं उसको कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करूंगा ना। तो कम से कम कॉस्ट कहाँ आएगी मेरी? सेकेंड आइसोकोस्ट लाइन पे। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? इतना समझ में आया या कोई इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया जो फैक्टर कॉम्बिनेशन ई है वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में हम ओएम अमाउंट ऑफ लेबर एंड ओएन अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूज कर रहे होंगे। और हमें यह भी पता चल गया कि हायर साइड पर है ये जो पॉइंट्स है, दे आर ऑन हायर आइसोकोस्ट। अब देखो, जो एंटरप्रेन्योर है वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पे कैसे आता है, उसको हम एमआरटीएस और प्राइस रेशियो के कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं। देखो, टेंजेंसी बिटवीन आइसोक्वांट्स एंड आइसोकोस्ट लाइन। ठीक है, यानी कि एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, at point of tangency, what happens that slope of isoquant is equal to slope of isocost line. स्लोप ऑफ आइसोक्वांट को हम क्या बोलते हैं? MRTSL के। स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, इज इक्वल टू W डिवाइड बाई R। ठीक है, सो दिस इज माई इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब हमने मैथमेटिकल देखा और बता दिया कि ये हायर आइसोकोस्ट पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसीलिए हम आर एस या टीजे पे प्रोडिक्शन नहीं करेंगे। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन के आती है। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर जो है वो आर को चूज क्यों नहीं करेगा, वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से समझना चाहते हैं। बताइए क्यों जो है वो आर पे चूज नहीं करेगा? बिकॉज एट पॉइंट आर, at point R, what is happening? That slope of isoquant
slope of isoquant is greater than slope of isocost line. ठीक है, केवल इतने हिस्से को देखिए. ठीक है, ये एक पूरी इस तरीके से, इस तरीके से. ठीक है, तो एट पॉइंट आर व्हाट इज हैपनिंग दैट स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोकोस लाइन. यानी कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट को मैं लिख सकती हूँ MRTS LK एंड दैट इज ग्रेटर देन W/R. ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट को मैंने MRTS LK से डिनोट कर दिया, स्लोप ऑफ आइसोकोस लाइन को मैंने W/R से डिनोट कर दिया. सिंस माई MRTS LK इज ग्रेटर देन W/R, मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन प्राइस रेशो. व्हाट डज दैट मीन? तो वो क्या करेगा, ही विल यूज मोर ऑफ लेबर. वो लेबर को बढ़ाएगा, कैपिटल को कम करेगा, एंड इन दिस प्रोसेस उसका जो है MRTSL जो है वो कम होगा एंड ही विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड. ठीक है, वो R से S पॉइंट पे आ गया. ठीक है, इट स्टार्टेड कमिंग डाउनवर्ड, बट इवन एट पॉइंट S हमारा MRTSLK इज स्टिल हायर देन प्राइस रेशो. ठीक है, S पे भी क्या है, मेरा आइसोक्वांट का स्लोप जो है वो प्राइस लाइन से ज्यादा है. तो क्या करेगा, एंटरप्रेन्योर जो होगा वो अगेन लेबर को सब्स्टिट्यूट करेगा और कैपिटल को कम करेगा. लेबर को बढ़ाएगा, कैपिटल को कम करेगा, कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट करेगा, जिसकी वजह से उसका MRTSLK जो है वो कम होगा. एंड माई MRTSLK विल कीप डिक्रीजिंग जब तक मेरा जो एंटरप्रेन्योर है वो पॉइंट E पे नहीं पहुंच जाता. यानी कि ये जो R और S जो पॉइंट है, RS जो मेरे पॉइंट है वो है MRTSLK इज ग्रेटर देन प्राइस रेशो. यानी कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, एंटरप्रेन्योर विल इंक्रीज द लेबर and decrease the capital. He will substitute labor for capital, and because of this MRTS will come down, and because MRTS will come down, so producer will be coming from first R to S and then ultimately S to E, and he will reach at equilibrium. ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आइसोक्वांट होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा MRTS जो होता है वो डिमिनिशिंग होता है. नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट T एंड J? पॉइंट T एंड J ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एट पॉइंट T एंड एट पॉइंट J कंडीशंस इज रिवर्स्ड. यानी कि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन द प्राइस रेशो. यहाँ पे क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशो. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉइंट J एंड T, देन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज स्मॉलर देन द प्राइस रेशो. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर लेबर. ठीक है, और जब हम लेबर कम करेंगे और कैपिटल को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, MRTSLK इंक्रीज करेगा. ठीक है, तब यहां पे हमारा क्या है, एट पॉइंट J at point J what is happening that MRTSLK, ठीक है, is less than price ratio.
because it is less than price ratio, so what we'll be doing, we'll be using more capital and less labor. यानी कि we will substitute capital for labor, and whenever we substitute capital for labor, my MRTS is increased. So my MRTS will increase and it will increase up to the point T. But at point T, again the same position, my marginal rate of technical substitution is still less than the price ratio. So producer will again substitute, and it will keep substituting capital for labor until the equilibrium point is reached. Until the producer reach as the equilibrium, which is MRTS LK is equal to W by R. ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. Why equilibrium will lie at the MRTS LK is equal to W by R? Because there is a point of tangency. और इसके अलावा कोई भी होगा तो ऊपर की तरफ अगर हम रखना चाहें तो यहाँ से मेरा MRTS कम होगा, नीचे की तरफ रखना चाहें तो मेरा MRTS बढ़ेगा, और अल्टीमेटली कम होते होते ई तक पहुंचेगा या फिर बढ़ते बढ़ते ई तक पहुंचेगा. इट विल हैव टू रीच एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द आइसोकोस्ट एंड आइसोक्वांट. तो हमें ये पता चल गया कि एट ई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट. ठीक है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट का क्या मतलब है, दैट देयर विल बी equilibrium at tangency between isoquant and isocoastline. यानी कि slope of isoquant is equal to slope of isocoastline. Slope of isoquant is equal to MRTS LK is equal to slope of isoquant line is equal to W by R. पुरानी क्लासेस में हमने देखा है कि MRTS LK को हम क्या लिख सकते हैं, MPL डिवाइड बाई MPK इज इक्वल टू W बाई R. थोड़ा सा हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, MPL इंटू R इज इक्वल टू W इंटू MPK. MPL डिवाइड बाई W इज इक्वल टू MPK डिवाइड बाई. This is my equilibrium condition. ये क्या है, मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है. ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए. अगर इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, अभी ये जो है ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पे हम थोड़ा सा और डिस्कशन बाद में करेंगे. इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर MRTS LK इज ग्रेटर देन W बाई R है तो हम लेबर को बढ़ाएंगे, कैपिटल को कम करेंगे, तो हमारा ये MRTS वो कम कैसे होगा, वो मैं उसको समझा देती हूँ. MRTS LK को हम लिख सकते हैं MPL डिवाइड बाई MPK. ठीक है, जब हम लेबर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा MPL जो है वो कम हो जाएगा, और कैपिटल को कम करेंगे तो हमारा MPK बढ़ जाएगा. अगर हमारा न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है. कंज्यूमर थ्योरी में ये सेम चीज बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाई हुई है. आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. सेकंड डार्क कलर लेती हूँ. सेकंड टाइप ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो मुझे देखने के लिए मिलता है व्हेन आई मैक्सिमाइज आउटपुट मैक्सिमाइजेशन subject to cost constraint. यानी कि cost constraint है. पहले मैंने क्या किया था, आउटपुट डिसाइड किया था. यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फर्स्ट
डिसाइड कॉस्ट, ठीक है, और उस कॉस्ट में कितना मैं मैक्सिमम आउटपुट ले सकती हूँ, वहीं पे मेरा इक्विलिब्रियम लाई करेगा। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। प्रोड्यूसर जो है उसको अपना अटेम्प्ट जो है अपना कॉस्ट जो है वो मैक्सिमाइज करना है। तो एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, इसमें ये जो है दिस इज माय बजट लाइन ए बी, ठीक है। नाउ दिस इज माय आइसोक्वांट 1, दिस इज माय आइसोक्वांट 2, दिस इज माय आइसोक्वांट 3, दिस इज E point of equilibrium. At point of equilibrium, I am using O n amount of capital and O m amount of labor. देखिए, हमको पता चल गया अभी थोड़ी देर पहले जब हमने डिस्कशन किया कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा उसके कंडीशन सही में, यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। किस किस के पॉइंट पे टेंजेंसी होनी चाहिए, किस किस के बीच में टेंजेंसी होनी चाहिए, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आइसोक्वांट एंड आइसोकोस्ट लाइन, ठीक है। आइसोक्वांट एंड आइसोकोस्ट लाइन के बीच में टेंजेंसी होनी चाहिए, यानी कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन। Slope of isoquant is MRTSLK is equal to slope of isocost is equal to W divided by R, ठीक है। At this point A, my slope of isoquant is equal to slope of isocost line. Slope of isoquant is equal to MRTSLK. Slope of isocost line is W by R, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से E जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आया। एट E टेंजेंसी है तो मेरा इक्विलिब्रियम ही है, एंड एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आई एम हैविंग OM अमाउंट ऑफ लेबर एंड ON अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब मेरे को समझने वाली बात यह है कि why इक्विलिब्रियम इज एट E, ठीक है। why equilibrium is at E, why equilibrium is not at the isoquant 3 and the isoquant 1। देखिए, at isoquant 3 ये तो अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल से क्या मतलब है, मतलब जो मेरा कॉस्ट आउटले है या फिर जो मेरा बजट लाइन है वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये वाला जो मेरा आइसोक्वांट है, थर्ड आइसोक्वांट, ये मेरा क्या हो गया, अनअफोर्डेबल, ठीक है। दिस हैज बिकम अनअफोर्डेबल। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं दैट मस्ट लाई ऑन AB। जो भी AB कोस्ट, जो भी AB पे लाई कर रहा है, वॉट एवर लाई ऑन AB कोस्ट आउटले, मैं केवल उसी को अफोर्ड कर सकता हूं, मैं बाकी किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। ओनली थिंग आई कैन अफोर्ड विच लाइंग ऑन द AB कोस्ट, ठीक है। तो जो आइसोक्वांट 3 है वो तो मेरा अनअटेबल हो गया, बिकॉज वी डो नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, वी डो नॉट हैव सफिशिएंट कॉस्ट ले। इतने में कोई कंफ्यूजन, इतने में कोई कंफ्यूजन है?
तो बताइए, नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तो इंटरसेक्शन का पॉइंट ये है, लेट्स से इसको मैंने टी नाम दे दिया, एक इंटरसेक्शन का पॉइंट ये है आर। अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम एट पॉइंट टी और एट पॉइंट आर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता है? एट पॉइंट टी एंड एट पॉइंट आर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता है? सेम लॉजिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया। एट पॉइंट टी क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट टी? इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। एट पॉइंट टी व्हाट इज हैपनिंग दैट MRTSLK is greater than W by R, यानी कि slope of isoquant is greater than slope of isocosine। ठीक है, अब जब भी MRTSLK greater than प्राइस रेशो होता है तो हम क्या करते हैं? वी सब्सटीट्यूट लेबर फॉर कैपिटल। तो हमने क्या किया? लेबर को सब्सटीट्यूट किया कैपिटल के लिए। इस चीज का क्या मतलब है कि हमने लेबर को बढ़ाया, कैपिटल को कम किया। जब हम लेबर को बढ़ाते हैं और कैपिटल को कम करते हैं तो हमारा MRTSL के डिक्लाइन करता है। तो ये टी से डिक्लाइन करेगा, करते 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 क्या हो जाएगा? टी से डिक्लाइन करते 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 अल्टीमेटली इट विल रीच एट पॉइंट ई। ठीक है, तो it will reach ultimately at point E where the MRTSLK will be equal to W by R. Again at point R, what is happening at R? Reverse condition is happening. यानी कि slope of isoquant is less than slope of price ratio. क्या मतलब है इस बात का? आइसोक्वांट का क्या मतलब है? MRTSLK लेस देन प्राइस रेशो W by R। जब ये कंडीशन थी when slope of isoquant was greater than slope of isocosine, तो हम लेबर को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और MRTSL के कम हो रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे? we will substitute capital for labor and इससे क्या होगा? MRTSL के बढ़ेगा। तो इस पॉइंट से MRTSL के बढ़ेगा and ultimately it will reach at point A and at point A क्या हो रहा है? MRTSLK is equal to W by R। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है और इस पॉइंट से नीचे मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम है। तो इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स की बात कर रही हूं। जो मैंने दोनों तरीके के आपको इक्विलिब्रियम समझाए, मैंने क्या किया? आपको दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम समझाए। तो दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम में हमें एक चीज कॉमन मिली कि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा वेयर देयर विल बी टेंजेंसी। किस किस में टेंजेंसी? टेंजेंसी बिटवीन आइसोक्वांट एंड आइसोकोस्ट लाइन। ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ isoquant will be equal to slope of isocost line। ठीक है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट को हम क्या लिखते हैं? MRTSLK। स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन को W by R। ये दोनों का कंक्लूजन है। ठीक है, नाउ MRTSLK को मैं क्या लिख सकती हूँ? MPL डिवाइड बाई MPK इज इक्वल टू W by R। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, MPL इंटू R इज इक्वल टू W इंटू MPK। MPL डिवाइड बाई W इज इक्वल टू MPK डिवाइड बाई R। तो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला वो ये निकला दैट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम the marginal physical product of a factor
to its price will be equal to each other. ठीक है, यानी कि वो क्वांटिटी एट द इक्विलिब्रियम, क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स एंड द हम उन क्वांटिटीज को हायर करेंगे जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आर प्रोपोर्शनल टू देयर फैक्टर प्राइसेस. कौन सी क्वांटिटीज को हायर करेंगे? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट आर प्रोपोर्शनल टू फैक्टर प्राइसेस. जैसे कि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस पेड टू लेबर, दैट इज वेजेस, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रेंट पेड. ठीक है, so basically at equilibrium we will be choosing the quantities of two factors at which marginal product of factors are proportional to their factor prices. ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है कि जो मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए उनके फैक्टर प्राइसेस के. अब तीसरी चीज ये है कि अभी तक हमने ये देखा कि हम दो लेबर एंड कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे थे. अगर हम किसी थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं तो इस केस में भी दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोपोर्शनल टू देयर फैक्टर प्राइसेस. जैसे कि MPL डिवाइड बाई W इज इक्वल टू MPK डिवाइड बाई R इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड डिवाइडेड बाई प्राइसेस ऑफ लैंड. ऐसे करके हम कितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं. प्रोड्यूसर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन चाहे कॉस्ट को मिनिमाइज करके चूज करे, चाहे फिर आउटपुट को मैक्सिमाइज करके चूज करे, उसको चॉइस है कि वो दोनों में से कुछ भी चूज कर सकता है, बट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम विल बी द सेम, इट विल नॉट मैटर. ठीक है, That's it for today's lecture guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले. आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.